नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के 11th एंड 12th के चैनल पे। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और आज उसका 4th लेक्चर है। अभी तक या आप कह सकते हो कि 3rd लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। 3rd लेक्चर में हमारा जो मेन कंसेप्ट रहा था वो रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत टेंस टू 0 होती है, और उसका जो नेचर हम लोगों ने एज्यूम किया था वो पॉजिटिव एज्यूम किया था। उसकी एसआई यूनिट, उसके डायमेंशन, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हम लोगों को क्या काम करना, आज का जो हमारा मेन काम है वो है ये चेक करना कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला रहता है। एक छोटा सा चार्ज अगर हमारे पास हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला रहेगा। फिर उसी के मदद से थोड़ा सा हम आगे डायपोल की बात करेंगे। डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट आएगा, डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट आएगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और फिर कहीं ना कहीं उन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हम बहुत इजी डेरिवेशंस को हम बस फॉर्मुलेट करेंगे, आप लोग उन्हें अपने आप से कर सकते हैं, बहुत इजी है वो। लेकिन यहाँ पे जो पहली डेरिवेशन है, पहली बात तो ये हमारे 12th की पहली डेरिवेशन है, तो इसलिए इसको करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है टेस्ट चार्ज। क्योंकि कई बच्चों का बहुत एक सवाल रहता है अक्सर कि जो टेस्ट चार्ज होता है सर, उसकी वैल्यू अगर टेंस टू 0 है तो फिर फॉर्मूले में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, उसमें टेस्ट चार्ज की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पे आओ समझते हैं इसके बारे में। तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q, और आपको इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, विच इज़ लेट्स से पॉइंट P। और यहाँ पे एक चार्ज आपने रख दिया टेस्ट चार्ज, जिसको आपको याद होगा हम Q0 बोलते हैं। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो है R। तो अगर मैं कंसिडरेशन, वैसे तो बेटा हम जब भी डेरिवेशन करेंगे हमें कंसिडरेशंस के साथ लिखना है। लेट अस टेक अ पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस R एट पॉइंट P, ऐसे करके वो वाला करके वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज़ एट डिस्टेंस R। लेट अस एज्यूम टेस्ट चार्ज Q0 एट पॉइंट P, ऐसे करके कंसिडरेशन लिखनी है। बट अगर मैं बोलूँ कि फोर्स ये जो फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे, वो फोर्स कितनी होगी, तो आंसर है Q0 बाय R स्क्वायर। Q0 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या होगा, कांस्टेंट है, Q क्या है, कांस्टेंट है, Q0 क्या है, कांस्टेंट है अभी फिलहाल, और R उनके बीच का डिस्टेंस है। बट Q की वैल्यू बदल सकती है विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज। आपको याद होगा इसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं और इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जो जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है हमारे लिए, उसके लिए हम लोग उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, और जिसको हम लोग वहाँ पे रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला Q0 बाय R स्क्वायर होता है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला निकालूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में टेस्ट चार्ज यहाँ से भी आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, और इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं इक्वेट करूं इसको, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में Q0, यह आ जाएगा हमारे पास Q0 बाय R स्क्वायर। अब Q0 से Q0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड द मेन थिंग इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा KQ बाय R स्क्वायर। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, बट अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं पे भी टेस्ट चार्ज जो है उसकी वैल्यू आ ही नहीं रही है। अगर आप फाइनल फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है ही नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है। भले यहाँ पे आपको लग रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करती ही नहीं है। इसका फॉर्मूला आ गया है KQ बाय R स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहो तो K की जगह आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q बाय R स्क्वायर तो चल ही रहा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर हम मान देखें तो K कांस्टेंट होता है, और अगर हम एक सोर्स चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं, और अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाता हूँ R यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना मैं चार्ज से दूर जाऊंगा, जितना मैं चार्ज से दूर जाऊंगा, जितना मैं चार्ज से दूर जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती रहेगी, वो भी एक्सपोनेंशियली, वो भी स्क्वायर यानी कि पैराबोलिक ग्राफ बनेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा, है ना। लाइट बहुत ज़्यादा नहीं नीचे आज, मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा है। चलो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा ही फेस पे लाइट भी आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई है k/r², जिसको 1/4πε0 q/r² भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, देखा जाए तो वो है डिस्टेंस। अगर हम ये देखें कि हम एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन अगर एक चार्ज की बात करें तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर आपको 11th क्लास याद हो, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और दोनों चार्ज वैल्यू वाइज बराबर होने चाहिए। अगर एक चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरा चार्ज माइनस क्यू होना चाहिए। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, एक सर्टेन गैप होता है, उसे क्या कह दिया जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच के डिस्टेंस को हम 2a लेने वाले हैं। अभी आप देखेंगे फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, ऑब्वियसली बात है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस r होता है या d होता है, लेकिन यहाँ पे हम 2a लेने वाले। a लेना, 2a क्यों ले रहे हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, डेरिवेशंस, क्योंकि ना हमें क्या करना है, ज़्यादातर डेरिवेशंस में और न्यूमेरिकल्स में डायपोल के बीच से डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं इसको r लूँगा या a लूँगा तो आधा डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, जो कि कैलकुलेशन को मुश्किल कर देगा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैंने किया, ऐसा नहीं, हमारी NCERT ने, हमारी CBSE ने कहा कि ठीक है हम डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, डन है। बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। तो ये एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, ये बात ध्यान रखिएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे डिस्टेंस से हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में छोटे डिस्टेंस से वो सेपरेटेड हो, उसको एक इलेक्ट्रिक डायपोल कह देते हैं। अगर केमिस्ट्री वाइज बात करें तो HCl एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। HCl एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, कैसे, आपको पता होगा H पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है और Cl पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव होता है, तो ये एक डायपोल हो गया, है ना, याद आ गया होगा। 11th में हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। अब हर एक डायपोल को के पैरामीटर नापने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक चीज़ बनाई गई है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, अगेन ये भी हमने वैसे 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर हम लोग डेफिनेशन दें तो व्हेन टू इक्वल and opposite charges are separated by a small distance, it is known as electric dipole. And electric dipole moment is the product of either charge into में the distance between them। यानी जैसे ये हमारे पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो अगर मैं डायपोल मोमेंट, जिसको पहली बात तो हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, डायपोल मोमेंट जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला होता है ईदर चार्ज, यानी कोई भी एक चार्ज इनटू में इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्या मतलब है इसका, देखें डायपोल मोमेंट अगर P है, ईदर चार्ज का मतलब कोई भी एक चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज तो बराबर ही हैं और प्लस माइनस की अभी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, इनटू में इनके बीच का जो डिस्टेंस है इधर फिलहाल 2a है। अब अगर किसी केस में इनके बीच का डिस्टेंस मान लो डायग्राम में आप समझो अगर a दे रखा है तो आपको समझना है कि फिर वो a ले लेना है। हम लोग 2a डिस्टेंस मान रहे हैं तो हमारे लिए डायपोल मोमेंट क्या हो गया, q इंटू में 2a। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल का कोई भी एक चार्ज, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं, इनटू में इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या कह लो डिस्टेंस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो चार्ज की SI यूनिट कूलम और डिस्टेंस की मीटर,
तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाती है, कूलम डैश मीटर। देखो अब इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे तो आप समझ रहे हो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम मीटर, बल्कि ऐसे ही लिखना होता है। लेकिन क्या होता है कभी कभार ये कोई ऐसा ना समझ ले कि हमने सेंटीमीटर लिखा हुआ है, बिकॉज वैसे तो सेंटीमीटर में C भी छोटा और M भी छोटा होता है, लेकिन ठीक है कई बार जल्दबाजी में मान लो आपने ऐसे करके लिख दिया और कहीं वो टीचर या कोई भी गलत तरीके से उसको क्या ना पढ़ ले सेंटीमीटर, इसीलिए बस प्रिकॉशनरी हम क्या करते हैं यहाँ पे C और M के बीच में एक डैश लगा देते हैं, तो इसको कूलम मीटर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी, तो कूलम मीटर इसकी SI यूनिट है, क्योंकि चार्ज के लिए कूलम और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो इसकी SI यूनिट क्या आ गई, कूलम मीटर। ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। लिखने को तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं आप इसे सेंटीमीटर ना पढ़ लें, एक्चुअली इट इज़ कूलम मीटर, है ना। इसको हम अगर पूरा लिखें तो इट इज़ कूलम मीटर, ये हमारे लिए कूलम मीटर हो जाएगा। डन है जी, तो ये हमारी SI यूनिट हो गई। अब अगर हमारे पास एक एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो अच्छा हम एक डायपोल के लिए 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। एक पॉइंट हमारे पास है एक्सियल पॉइंट और एक पॉइंट हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास प्लस क्यू है और ये हमारे पास माइनस क्यू है। ठीक है जी। अब अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को जो जोड़, ये पूरी लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इसे कहा जाता है एक्सियल लाइन। ठीक है जी। अब इस एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, दिस इज पॉइंट P। तो याद करो हमने यहाँ पे क्या रखा होगा, एक टेस्ट चार्ज रखा होगा। ठीक है जी। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है और ये जो पॉइंट है ये डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। ये जो पॉइंट P, क्योंकि हम लोग डायपोल को अब एक सिस्टम मान रहे हैं, तो हमें सारे डिस्टेंस उसके सेंटर से नापने होंगे। तो ये जो P पॉइंट है, जो एक्सियल पॉइंट है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि इन दोनों चार्जेस के सेंटर यानी कि डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। अब हमारा प्लान क्या रहेगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल देंगे प्लस क्यू वाले चार्ज के लिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे माइनस क्यू वाले चार्ज के लिए और दोनों को ऐड कर देंगे ताकि उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं प्लस क्यू वाले चार्ज के लिए निकालता हूँ, अगेन कंसिडरेशन वगैरह लिखेंगे जब हम लोग बात करते हैं हमारे, चाहे वो ऑनलाइन बैच हो चाहे वो ऑफलाइन बैच हो, तो हर एक डेरिवेशन में प्रॉपर कंसिडरेशन लिखवाना बहुत ज़रूरी है, कंसिडरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कंसिडरेशन के लिए वही, लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब सॉरी, लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2a in which charges are plus q and minus q. We have to find electric field at point P which is at distance r from the center of the electric dipole। ऐसे करके कुछ कंसिडरेशन लिखनी होती है। लेकिन प्लस क्यू वाले के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/r²। लेकिन जो प्लस क्यू वाला है वो कितना दूर है, अगर ये r है तो ये a हो गया, तो r + a दूरी पे हो गया, r + a का स्क्वायर। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले के लिए निकालूंगा तो KQ लेकिन माइनस का आएगा बिकॉज चार्ज माइनस का है, और ये वाला डिस्टेंस अगर r है तो ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, ये पूरा r है, ये a है, तो आप समझ सकते हैं ये आ जाएगा r - a, तो r - a का होल स्क्वायर, इससे मान लेंगे सेकेंड। अब अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सियल पॉइंट पे, अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एक्सियल पॉइंट पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एक्सियल पॉइंट पे, तो उसके लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले को ऐड कर देंगे। अब अगर आप प्लस क्यू माइनस क्यू वाले को ऐड कर दोगे तो यार KQ/r² ये सब कॉमन आ जाएगा और हमारे को ऊपर मिल जाएगा Q × में 2a। सॉल्व कराऊँ क्या? चलो आओ, यहाँ पे हमारे पास KQ आ जाएगा कॉमन, यहाँ बच जाएगा 1/r + a का स्क्वायर, 1/r - a का होल स्क्वायर। अब अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, KQ तो बाहर रह गया,
नीचे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, -4ar। अब -4ar को मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ, 2 बाहर ले रहा हूँ, k बाहर ले रहा हूँ, q बाहर ले रहा हूँ, 2a। मैंने 4 को 2 इंटू में 2 लिख दिया और नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब q इंटू में 2a क्या होता है, q इंटू में 2a होता है डायपोल मोमेंट। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा -2kp अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2ar, ऊपर एक r भी बचेगा, ये आ जाएगा फॉर्मूला, -2kpr अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। लेकिन ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये किसी भी डायपोल के लिए आया है, लेकिन अगर एक डायपोल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ, ये तो हमने एक ऐसे डायपोल पे काम करा है जो किसी भी लेंथ का हो सकता है। किसी भी लेंथ का मतलब लॉन्ग, शॉर्ट, कैसा, ये डिस्टेंस इसके मुकाबले छोटा, बड़ा, कैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग काम करें फॉर अ शॉर्ट डायपोल, यानी एक ऐसे डायपोल के लिए जो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसके लिए ये जो A है वो R से बहुत छोटा हो जाएगा। यानी कि फॉर अ वेरी शॉर्ट डायपोल, यानी अगर हम एक बहुत छोटे डायपोल के लिए बात करते हैं, वेरी शॉर्ट डायपोल के लिए बात करते हैं, तो उस केस में जो हमारे पास एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, -2kpr अपॉन में ए स्क्वायर को मैं इग्नोर कर दूंगा तो आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर आ जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप समझ रहे होंगे शायद कि r की पावर 4 हो जाएगी, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो -2kp अपॉन में r क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा फॉर शॉर्ट डायपोल। ये ध्यान रखना, शॉर्ट डायपोल के लिए जो a होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है r से। अब a जो है अगर वो r से छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नीचे से आप a स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो कि डायपोल छोटा नहीं है या डेटा भी ना हो तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है या आपको दिख रहा है कि डायपोल छोटा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। डायपोल छोटा मतलब ऐसे बोल रखा है कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 नैनोमीटर है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 5 सेंटीमीटर पे, तो इस केस में हम डायपोल को शॉर्ट डायपोल मान सकते हैं, शॉर्ट डायपोल होगा ही वो, समझ रहे हो आप। लेकिन अगर बोल रखा है कि दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर पे निकालनी है तो वहाँ पे आप डायपोल को शॉर्ट नहीं मान सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट डायपोल के लिए काम हुआ, लेकिन ये हमने काम कहाँ किया, एक्सियल पॉइंट पे, एक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे। अब यही काम हमें डायपोल के कौन से पॉइंट पे भी करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी करना। अच्छा, यहाँ पे एक पेज खाली था, मैं खामा वहाँ पे भर भर के लिखे जा रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसके बाद बात करते हैं यही काम इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। अब इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए डायग्राम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगेन ये डायग्राम यहाँ पे बना बनाया भी लाया जा सकता था, लेकिन ये डायग्राम जब तक हम खुद से नहीं बनाते ना चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना के नहीं लाया हूँ, या एक्चुअली मैं ज़्यादातर कोई भी डायग्राम्स बना के नहीं लाता हूँ, तो क्योंकि हमें डायग्राम जब तक हम हाथ से नहीं बनाएंगे ना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये हमारे पास एक डायपोल है और इस डायपोल के बीच का अगेन डिस्टेंस जो है वो 2a है। ये हमारे पास प्लस q वाला चार्ज है, ये हमारे पास माइनस q वाला चार्ज है। इस बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे निकालनी है, तो आंसर है इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालनी है। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो हमारे सिस्टम के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बैठा हो। मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट है और ये हमारे सेंटर से मान लेते हैं r डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, अगर ये r है ये a है, तो आप समझ सकते हैं ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला भी पाइथागोरस थ्योरम से ये अगर r है ये a है तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे जो मेन काम है वो है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बारे में। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जहाँ फोर्स लगते हैं वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। अब अगर आप ध्यान से सुने, ये हमारे पास प्लस चार्ज है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे भी आपने जो टेस्ट चार्ज रखा होगा वो पॉजिटिव ही रखा होगा, तो वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा।
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस डायरेक्शन में होगी प्लस क्यू वाले के लिए। अच्छा, अब ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और नेगेटिव वाला इसे क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले की इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे से ना तो सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर जैसे सेम डायरेक्शन में होते तो हम इन्हें ऐड कर देते, अपोजिट में होते तो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मतलब है लेकिन ना सेम है ना अपोजिट है। तो यहाँ पे हम इनके वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ देंगे। अब जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू वाली, तो इसके अगर मैं दो कंपोनेंट्स कर दूं, एक ये वाला कंपोनेंट आ गया और एक ये वाला कंपोनेंट आ गया। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, थीटा हो जाएगा मैथ्स। थीटा के साथ वाला एंगल कॉस वाला होता है ना कंपोनेंट, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू है तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का कॉस थीटा। और ऐसे थीटा के सामने वाला या सामने मतलब कि जैसे थीटा के साथ जो चिपका एंगल होता है वो कॉस होता है, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू साइन थीटा हो जाएगा। सारा खेल मैं दोबारा बोल रहा हूँ डायग्राम का है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू वाले का है, लेट्स से इसको थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले के लिए। अब इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा एक ये वाला हो जाएगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये एक कौन सा ट्राइंगल है, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाँ, जिसकी अपोजिट साइड सेम है, तो यहाँ पे एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल भी देखा जाए तो थीटा ही हो जाएगा बच्चों, हर जगह थीटा ही थीटा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले के लिए दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू तो ये थीटा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू का कॉस थीटा आ जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू का साइन थीटा आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो साइन थीटा कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आ गए हैं। आप चाहे स्क्रीन को जूम कर लें, स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी कर लें, लेकिन आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाला नीचे है साइन थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाले का साइन थीटा ऊपर है, तो वो कैंसिल हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा की सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पे एक्सियल कह रहा हूँ, अगर मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू कॉस थीटा वाले को और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को एक दूसरे में ऐड कर दूंगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाले के लिए कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा, और ऐसे यहाँ पे भी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो माइनस क्यू नहीं लगा रहे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले के लिए निकाल रहे हो तो माइनस क्यू नहीं लगा रहे। आंसर है अब प्लस माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि मैं वेक्टर रिजॉल्व कर चुका हूँ, अब मैं इसको तोड़ चुका हूँ, वेक्टर रिजॉल्व हो चुका है, तो अब प्लस माइनस नहीं आने वाला, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालूँ तो ये स्क्वायर हो गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया, इंटू में 2 बच गया, कॉस थीटा आ गया, है ना, क्योंकि बाकी सब सेम है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 2 KQ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ, अगर ये थीटा है तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ए, बेस कितना है, ए, और हाइपोटेन्यूज अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ये अगर एंगल थीटा है और ये अगर ट्राइंगल है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ए अपॉन में ए। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालूंगा तो ये आ जाएगा के तो के ही रहेगा, क्यू इंटू में 2a, क्यू इंटू में 2a अपॉन में ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ है, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब क्यू इंटू में 2a क्या होता है, बोलो, क्यू इंटू में 2a होता है, क्यू इंटू में 2a होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना भाई, क्यू इंटू में 2a होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि p। तो क्या मैं q इंटू में 2a की जगह यहाँ पे kp रख दूँ और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर एनी डायपोल, किसी भी डायपोल के लिए, मतलब वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो, लेकिन अगर वो एक डायपोल है
और आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डायपोल हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, KP अपॉन में R² प्लस A² की पावर 3/2। अब हमें क्या करना है, अब हमें बात करनी है फॉर, अच्छा यहाँ जगह नहीं छोड़ी जहाँ छोड़नी चाहिए थी। चलो भाई अब हम बात करते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल। चलो अब बताओ, अगर एक डायपोल शॉर्ट है, अगर एक डायपोल शॉर्ट है तो क्या शॉर्ट डायपोल के लिए जो A होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है R के लिए? हाँ, यानी शॉर्ट डायपोल के लिए मतलब ये पॉइंट बहुत पास है और ये वाला बहुत दूर है, तो R बहुत बड़ा हो जाएगा और A बहुत छोटा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ, शॉर्ट डायपोल हुआ, तो अगेन मैं नीचे से A को इग्नोर कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ जाएगी, KP अपॉन में R² प्लस A² की पावर 3/2 है, तो ये आ जाएगी R² की पावर 3/2, क्योंकि मैं A² को इग्नोर कर दूंगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाएगी KP अपॉन में R³। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाएगी KP अपॉन में R³। अब आप नोटिस करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे कितनी आई थी, -2 KP, मतलब माइनस को छोड़ दो ना, माइनस तो बस डायरेक्शन दिखा रहा है, क्या आई थी 2 KP/R³, और यहाँ पे क्या आई है KP/R³। तो अगला टॉपिक यही है कि हमें एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना है। एक्सियल पॉइंट पे हम ये बात किसके लिए कर रहे हैं, पहली बात तो शॉर्ट डायपोल के लिए कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सियल पॉइंट पे शॉर्ट डायपोल के लिए क्या आया था, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 2 KP अपॉन में R³, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि शॉर्ट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितनी आई थी, वैसे तो -2 KP अपॉन R³ आई, लेकिन हम यहाँ पे भी फिलहाल सिर्फ मोड की बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 2 KP/R³। अच्छा जी, और अगर मैं यही बात करूं इक्वेटोरियल पॉइंट की तो आंसर आएगा KP/R³। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दें तो एक्सियल पॉइंट और अपॉन में इक्वेटोरियल पॉइंट को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास KP/R³ से KP/R³ तो कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आ जाएगा 2:1। यानी कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो रेशो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको आधी मिलेगी एज कम्पेयर टू एक्सियल। मतलब ये डायपोल है, आप अगर इसके 10 सेंटीमीटर दूर पे, शॉर्ट डायपोल है, 10 सेंटीमीटर दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो और मान लेते हैं वो मिलती है 10 न्यूटन पर कूलम, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम मिलेगी, बिकॉज रेशो 2:1 है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ है ना। अल्टीमेटली ऐसा कहना ठीक होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे हाफ है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के है इक्वेटोरियल पॉइंट पे उसके लिए आधी हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम ये बात सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट डायपोल के लिए कर रहे हैं। अगर डायपोल शॉर्ट नहीं है तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फिर ये वाला, तो इससे कोई एज सच रिलेशन नहीं आएगा, मतलब बनाने को बन जाएगा लेकिन कोई ऐसे ये हाफ और ये वाला रिलेशन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए होती है KQ/R², है ना, और उसकी मदद से हमने एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली एक्सियल पॉइंट पे, जो कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे दे रहा है हमें -2 KPR अपॉन में R² प्लस A² की पावर का होल स्क्वायर। लेकिन शॉर्ट के लिए -2 KP अपॉन में R³ हो जाएगा। वहीं पे अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो KP/R³ हो जाएगा शॉर्ट के लिए, और वैसे फॉर्मूला आ जाएगा KP अपॉन में R² प्लस A² की पावर 3/2। डन है। तो ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी आती हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि क्या उस पर टॉर्क लगेगा। अब अगर आपको टॉर्क की पढ़ाई करनी है तो आपको ये 11th क्लास का टॉर्क आना चाहिए। याद करेंगे टॉर्क क्या था। टॉर्क का मतलब होता था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स के लगाने से वो टर्न हो रहा है, उस पर कोई टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोल दिया करते थे, टॉर्क। जैसे कि
यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है जी। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल पड़ा हुआ है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है हमने, और मान लेते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये एक डायपोल है, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास जो जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, मतलब इस तरफ कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा और उस तरफ कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो इधर लगेगी और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो इधर लगेगी, ठीक है जी। तो अब आप ये तो जानते होंगे शायद, टॉर्क के बारे में नहीं जानते तो 11th क्लास में पढ़ना, 11th क्लास वाला टॉपिक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि अगर मैं एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, देखो टॉर्क कब लगता है, टॉर्क लगता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे दो ऑपोजिट और इक्वल फोर्सेस लगाते हो, अगर आपको उसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, और उन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होना चाहिए। टॉर्क कब लगता है, जब आप एक ऑब्जेक्ट पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए। जैसे इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर और इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर, तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये एक दूसरे पे क्या एग्जर्ट करेंगे, आंसर है टॉर्क एग्जर्ट करेंगे। मतलब ये और ये एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, ये तो दिख रहा है, बट क्या ये इक्वल हैं, इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। ये ऑपोजिट तो हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट क्या ये इक्वल भी हैं। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो 11th क्लास याद करेंगे। मान लो मैं इस पर इधर फोर्स लगाता हूँ 5, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ इधर 5 न्यूटन और इधर लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, तो ये दो मैंने फोर्स लगाई है इक्वल और अपोजिट। तो क्या ये कहना ठीक है कि अगर इस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाई है तो ये टॉर्क पैदा करेगा, यानी ये जो चीज़ है वो ऐसे घूमेगी तो सही, लेकिन कहीं जाएगी नहीं, बिकॉज फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं। इसको ऐसे बोलते हैं कि यार रोटेशनल मोशन तो होगा लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। रोटेशनल मोशन तो हो रहा होगा लेकिन देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ये आगे पीछे नहीं जाएगा। लेकिन सोचो अगर मैंने ऐसा किया होता, यहाँ पे फोर्स लगाई होती 5 न्यूटन की, लेकिन यहाँ लगाई होती 10 न्यूटन की, तो ये रोटेशनल मोशन भी करता और ये इधर की तरफ जाता भी, ट्रांसलेशनल भी करता। ऑल दो सारी बातें हम लोग 10th क्लास में 11th क्लास में कर चुके हैं। लेकिन हमें अगर सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लगाना है तो ऑब्जेक्ट पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगनी चाहिए। ये अपोजिट तो हैं लेकिन क्या ये इक्वल हैं, ये अभी हमें नहीं पता, ये अभी हमें देखना है। चलिए, ये हमारे पास प्लस चार्ज है, ये हमारे पास माइनस चार्ज है। अगेन डायपोल के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 है और इसने थीटा एंगल बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है जी। तो जो फोर्स पहले वाले चार्ज पे लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और चार्ज क्यू है, तो फोर्स आ गई ई क्यू, ठीक है। ऑल्सो फोर्स का फॉर्मूला सेकेंड वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई ही है लेकिन चार्ज जो है वो क्यू है, माइनस क्यू है, एक प्लस है एक माइनस क्यू है। और अगर आप ध्यान से देखें तो F1 और F2 ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। फर्स्ट वाली फोर्स और सेकंड वाली फोर्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट है, आप चेक कर सकते हैं। दोनों EQ हैं तो इक्वल तो हैं, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या भी हैं, अपोजिट भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन, यानी ये जो डायपोल है ये आगे पीछे नहीं जाने वाला, ऊपर नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि इस पर नेट फोर्स तो 0 है। लेकिन हाँ, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, बट ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन दीज फोर्सेस विल एक्सर्ट टॉर्क। लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से ये क्या एक्सर्ट करेंगे, टॉर्क। अब आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। अगेन ईदर फोर्स इनटू में इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ईदर फोर्स इनटू में इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ईदर फोर्स मतलब कोई भी एक फोर्स ले लेनी है, यानी कि दोनों फोर्स बराबर ही हैं तो E इंटू में Q। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उस पर हमें काम करना है। अब ये देखो, ये फोर्स इधर जा रही है, ये वाली जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, ये वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। टॉर्क में हमें क्या करना होता है, जो दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, तो उससे हमें टॉर्क मिलता है। तो ये फोर्स इधर जा रही है, ये फोर्स इधर जा रही है, ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अब अगर ये एंगल थीटा है और ये 2 है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है 2a साइन थीटा। तो इसका मतलब है इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा। अब अगर इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा आ गया तो हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा Q इंटू में 2a। अब Q इंटू में 2a क्या होता है, Q इंटू में 2a क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी बता दो Q इंटू में 2a क्या होता है। आंसर है बिल्कुल सही, डायपोल मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में Q इंटू में 2a, तो Q इंटू में 2a तो हो गया P, तो क्या मैं इसको EP साइन थीटा लिख सकता हूँ? यस। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो टॉर्क आ जाएगा मेरे पास EP साइन थीटा। एक फॉर्मूला तो मेरे पास EP साइन थीटा, जिसको PE साइन थीटा भी बोल सकते हैं, PE साइन थीटा भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? आंसर है यस, डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर आपने पढ़ा हो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब शायद आपको पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन एक बहुत कंट्रोवर्सी होती थी, बहुत लड़ाई होती थी 11th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर। जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी, आप जाके चेक करिएगा, वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज होती है। लेकिन फिज़िक्स ने डायपोल के डायरेक्शन को नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज माना। अब क्या कारण है, क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या मतलब क्यों ऐसा किया गया, क्या पता मान लिया गया हो, पढ़ाई बना दी गई हो, फिर बाद में चेंज ना हुआ हो। जैसे बच्चों, कुछ देशों में गाड़ियाँ राइट साइड पे चलती हैं, कुछ एरिया में गाड़ियाँ, स्टेट्स में, कंट्रीज़ में गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड पे चलती हैं। चाहते तो सब बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन जो भी है यार, कम्युनिकेशन गैप, ईगो, जो भी कह लो, किसी भी कारण से कह लो कि भैया मैंने तो राइट डायरेक्शन में चलाई, अब वो लेफ़्ट में चलाएगा, ऐसे जो भी कह लो। बट इससे प्रॉब्लम तो जनता को होती है। अब जनता मान लो राइट डायरेक्शन में गाड़ी चला चला के अमेरिका में सीख गई, हिंदुस्तान में आई तो उसको लेफ्ट में चलानी है, तो प्रॉब्लम तो होगी, इनिशियल डेज में होगी। अब ऐसे हम लोग पूरी 11th में पढ़ के आए कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव। लेकिन अब हम 12th में फिजिक्स में कह रहे हैं कि जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है। ये बहुत बड़ा एक कन्फ्लिक्ट है, बट इसको अभी हम फिलहाल इसके ऊपर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और शायद आपको याद हो, जब दो वेक्टर के साथ साइन थीटा लगता है तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या मैं ऐसा, और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मैं टॉर्क का फॉर्मूला P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर भी लिख सकता हूँ? तो आंसर है यस। तो इसका मतलब हमारे पास टॉर्क के दो फॉर्मूले एक्चुअली एक ही है, लेकिन स्केलर फॉर्म में बोलें तो PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में बोलें तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आ जाएगा। टॉर्क के हमारे पास देखा जाए सीधे सीधे दो फॉर्मूले आ गए, एक आ गया PE साइन थीटा और एक आ गया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। स्केलर फॉर्म में बोलें तो PE साइन थीटा लिख देना है, और वेक्टर फॉर्म में बोलें तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब आपको फिर से याद रखना है, मैं यहाँ पे कहीं पे नोट का पॉइंट लिख देता हूँ। ये वैसे स्लाइड हमारी अगली क्लास में काम भी आएगी, लेकिन टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, बट नॉट टॉर्क, सॉरी ऐसे नहीं लिखते इसको, बट टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। शायद आपको पता हो
कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ये दोनों का ऑपोजिट आंसर आता है। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो वहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का माइनस आ जाएगा। मतलब कि बस दोनों का माइनस का फर्क आता है और कुछ नहीं है। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ना कि ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अगर आप ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखना चाह रहे हो तो आपको आगे माइनस लगाना होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि आगे आप देख रहे हो हर डेरिवेशन में काम आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए जिसका फॉर्मूला आया k/r²। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बहुत डायपोल के बारे में बात की, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने एक्सियल पॉइंट पे। अब देखो हम ये डेरिवेशंस नहीं करेंगे तो टाइम बच जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपको डेरिवेशंस करनी है कि नहीं। अगर आपको लगता है आप डेरिवेशंस खुद से कर सकते हो तो मैं यहाँ ना कराऊँ, टाइम बच जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं कराऊँ तो मैं कराऊंगा, बिकॉज आप लोग मालिक हो, हम लोग नौकर हैं यार। तो आप बोलोगे तो कराया भी जाएगा, जैसे करा भी रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ईजी डेरिवेशंस आप खुद से भी कर सकते हो तो हमारा टाइम बच जाए, जैसा आप बोलो। ठीक है, ऑफलाइन और बिलीवर में तो हम करा ही रहे हैं। प्लस बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे जिसका डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। डायग्राम का ही सारा का सारा खेल है। और फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पे शॉर्ट डायपोल में एक रिलेशन आया। फिर हम लोगों ने पढ़ा टॉर्क, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है टॉर्क की, पी साइन थीटा पी क्रॉस ई, एक क्वेश्चन पक्का। और हम अगली क्लास में इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी बात करने वाले हैं कि टॉर्क कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कब वो इक्विलिब्रियम में होता है, कब नहीं होता है, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट अगली क्लास। एक्चुअली आने वाली 3 लेक्चर सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। डेरिवेशन के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।